बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट कानूनी जरगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के हर घर में लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। आज हम पाकिस्तान की इकानमी के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान, जो कि एक वसी तजर्बा रखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करने का। इसके अलावा सर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की इकानमी पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं। एंड नाउ ही इज़ करंटली वर्किंग एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर पाकिस्तान। सर, आई वेलकम यू टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू फॉर हैविंग मी। सर, जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान करंटली फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा, व्हाई इज पाकिस्तान कंसिस्टेंटली फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू? रीज़न क्या है और पाकिस्तान किस तरह इसको ओवरकम कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है तो उसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ है उसको हम कहते हैं कि ट्रेड या बायलैटरल ट्रेड, या पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का ट्रेड किस उस तनाजुर में हम देखते हैं चीज़ों को। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूँ तो ये ऐसा है कि आप कुछ चीज़ें बाहर बेचते हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, जो कि बाहर एक्सपोर्ट्स होती है, और उस एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट हमें रिसीट्स मिलती है। रिसीट्स वो पेमेंट्स होती है जो एक्सपोर्ट्स की मद में दूसरे मुल्कों के लोग हमारी जो चीज़ें ख़रीदते हैं उसकी मद में जो पेमेंट होती है उसको हम एक्सपोर्ट्स रिसीट्स कहते हैं, और एक्सपोर्ट्स रिसीट्स जो है वो डॉलर्स में हम रिसीव करते हैं। इसके मुकाबिल में आप जो बाहर की दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे दरामद करते हैं या यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम पेमेंट्स करते हैं। वो हम ख़रीदते हैं तो चूँकि हम ख़रीदते हैं उसके अगेंस्ट हम पेमेंट्स करते हैं, वो पेमेंट्स भी डॉलर्स में होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम पाकिस्तान में इसलिए है कि यहाँ की एक्सपोर्ट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत वनरेबल है, और उसका बेस भी ब्रॉडन नहीं है। इसके मुकाबले में हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ वजूहात हमारी लग्जोरियस लाइफ है, और कुछ वजूहात जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल्स ऐसे है कि वहाँ पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो रिसीट्स एक्सपोर्ट्स की मद में रिसीव होती है और जो हम पेमेंट बाहर की दुनिया को डॉलर्स में करते हैं उसमें डिफरेंस है। पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स जो हमारी है वो कम है, तो इसलिए हमारे पास जो डॉलर्स बाहर से आते हैं उसके मुकाबले में कम है। इसलिए ये गैप परसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और हमारी इकॉनमी पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये इसके डिटेल्स में हम जाएं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन चले। तो सर, इसका हल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मैंने जैसे आपको बता दिया ना कि एक्सपोर्ट्स प्राइमरीली हमारी जो है, देखिए अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मेरे ख्याल से 50 to 60% आपकी इंपोर्ट्स जो है बाहर से वो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाए। वो लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म में तो अभी इस तरह का ऑब्वियसली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इस तरह से बनाए जाए कि हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हट के किसी और चीज़ पे चली जाए और उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लेके जाए या कोल वगैरह की तरफ लेके जाए, जो अभी बहुत दूर लगता है क्योंकि कोल के अपने मसले हैं, तो उस केस में हम इसको थोड़ा सा जो इंपोर्ट्स है उसको कम कर सकते हैं। दूसरी ये है कि एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाना पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स में आप देख लें कि हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स है, जो 60% जैसे इंपोर्ट्स हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है हमारे 60%, तकरीबन ऑलमोस्ट 60% एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की है। और टेक्सटाइल सेक्टर इतनी वनरेबिलिटी है, टेक्सटाइल सेक्टर जो चलता है वो कॉटन से चलता है, और अगर नेचुरल डिज़ास्टर कभी भी होता है तो आपको पता है कि हमारी जो टेक्सटाइल है उसको एक मेजर हिट पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर क्वालिटी देख ले तो वो भी चाइना और बांग्लादेश वो हमसे ज़्यादा अच्छी है उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसलिए उनकी आगे जा रही है और हमारी पीछे आ रही है। तो एक तो वनरेबल बहुत है, एक सेक्टर पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, और वो सेक्टर भी जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की जद में आ सकता है। जैसे अभी सैलाब में बहुत सारी हमारी जो ज़मीनें हैं वो ख़राब हो गई। अगर कॉटन के सीज़न में ये होता सब कुछ तो ऑब्वियसली कॉटन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता, या कॉटन की प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ता, टू बी स्पेसिफिक। अब एक तरफ तो ये है कि वनरेबल बहुत है, दूसरी तरफ ये है कि हमारी एनर्जी क्राइसिस की वजह से पर यूनिट प्रोडक्शन पे हमारी जितनी एनर्जी की मद में कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। गैस यहाँ से दिन ब दिन महंगी होती जा रही है,
दूसरे आपके पास इस तरह की रिसोर्सेज नहीं। अगर हमारे एक स्टूडेंट है, उसने इस पर पूरी रिसर्च की हुई है और उसमें हमने ये जाना कि पाकिस्तान इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट्स, इसका जो हुजम है, जो वॉल्यूम है, वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन सीन इन कंपैरिजन टू द एशियन कंट्रीज। जैसे आप चाइना को देख ले या जैसे बांग्लादेश को देख ले, उनके मुकाबले में हमारी काफ़ी कम होती जा रही है, इंडिया के मुकाबले में कम होती जा रही। क्योंकि अगर जब हम उनके पर यूनिट कॉस्ट की बात की तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा कॉस्ट पाकिस्तान की। अब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वनरेबल है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी ख़राब हो सकते हैं, एक ही सेक्टर है। उसके बावजूद अगर हम पूरी एक्सपोर्ट्स आप देख ले तो आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में 20 से 30 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है सके, क्योंकि इंपोर्ट्स जो आप करते हैं वो मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है। वहाँ पे भी आप अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे आपकी ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ लिंक है, आपकी प्रोडक्शन उसके साथ लिंक है, आपका जो इंडस्ट्री है वो उसके साथ लिंक है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर उसके साथ लिंक है। तो इसलिए वो सारी ख़राब आप नहीं कर सकते। और अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं तो गिवन सर्कमस्टांसेस में जो अभी है उसमें तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आप अपने एक्सपोर्ट्स का 40% चीज़ें इंपोर्ट्स करते हैं। मतलब पाकिस्तान से जो चीज़ें बाहर की दुनिया में जाती है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो मशीनरी लगती है, जो रॉ मटीरियल लगता है, उसका हर एक यूनिट की मद में 40% जो है, मतलब 0.40, ये बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो आपकी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अगर फर्ज करें 30 बिलियन डॉलर है तो इसका मतलब है कि एक 11 बिलियन तो उसमें वो खर्च हुए कि इसकी प्रोडक्शन में बाहर से जो चीज़ें हैं वो लगी हुई। तो अगर उस तरह से इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम जितना बड़ा लगता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। करना ये पड़ेगा, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी हाई टाइम कि आपको ये करना पड़ेगा। रीज़न इसके देखें, ये जो छोटे छोटे हैं इसको मॉडिफाई करे, उसको मॉडिफाई करे, एनर्जी क्राइसिस कर ले, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, IMF की रिपोर्ट आ गई, वो हमसे ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातें ये होती रही। लॉन्ग टर्म में इसका एक ही सोल्यूशन, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगी, आपको अपना पैटर्न, अपना ट्रेंड रिवाइज करना पड़ेगा, इस कंट्री के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। एक तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे आप किसी भी सेक्टर में आगे नहीं जा सकते। दूसरा ये, आप जर्मनी को देख ले, एजुकेशन में जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी भी था तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता था और पूरी दुनिया को बहुत सारी एक्सपोर्ट्स वो करते थे। अभी भी पूरी दुनिया में आप देख ले, जिन कंट्रीज़ में एजुकेशन लेवल दूसरों से ज़्यादा है तो वो लोग जो है कभी कभी फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं इस मद में। और एक चाइनी कहावत है कि अगर आप 2 साल की प्लानिंग कर रहे हैं या 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप चावल जो है उगा दे, अगर आप 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ट्रीज उगा दें, लेकिन 100 ईयर्स की प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आप एजुकेशन को फोकस रखेंगे और GDP का मेन पोर्शन उस पर होना चाहिए। अब आपका जितना पोर्शन एजुकेशन में जाता है वो आपको पता है। तो वो जो क्रिएटिविटी है या रिवाइजिंग थिंग्स है या एक डायरेक्शन देना है, वो सारा भी इसी तरह फ्लॉप है। और जो एग्जिस्टिंग सिनारियो है उसमें तो हर चीज़ दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती जा रही है, उसको फर्दर कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी विद ड्यू प्लानिंग, प्रॉपर प्रोसेस। वो गवर्नमेंट के चले जाने से, आने से, आवे जावे, एक गवर्नमेंट आती है दूसरे को गालियां देना, दूसरा गवर्नमेंट आए पहले वाले को गालियां देना, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, लेग पोलिंग, इन सब से हट के एक प्लान ऐसा भी होना चाहिए कि हर गवर्नमेंट आए तो उस गवर्नमेंट को उसी के लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करे। बाकी जो जितनी पॉलिटिकल या सियासत के हवाले से ऊंच नीच है या जिस तरह की यहाँ पे मैकेनिज्म है या जिस तरह का यहाँ पे लेग पोलिंग है और पॉइंट स्कोरिंग का चीज़ें है, अदालतें हर रोज़ इनके केसेस से बरी होती है, वो करते रहे, बट वो प्लेन से हट के ना जाए, अदरवाइज डिजास्टर्स तो उस कंट्री में है और ये फर्दर डिजास्टर। सर, हमारा जो दूसरा बड़ा मसला है, हम ये कह रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज एग्रेरियन कंट्री, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP in 1950 it was 60%, but currently it is 18%. So sir, आपके ख्याल में why Pakistan over reliance on agriculture as compared to industry? Is there any problem in policy making? और किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग तो फर्स्ट हम प्लान करते हैं, पहले देखना ये पड़ेगा। देखिए मेरे ख्याल से आजकल 20 to 22% है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल GDP में। इंडस्ट्री 25% है। 20 हाँ वो कुछ बढ़ गई है। तो सर्विसेज सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है जो 50% प्लस में जा रहा है कॉन्स्टेंटली। तो अगर आप देखिए ये वाली चीज़ के एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन इतनी है, शायद इतना बड़ा मसला नहीं है जितना ये बड़ा मसला है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन GDP में एक तो कम होती जा रही है, दूसरा जितना हमारी लेबर फोर्स उसमें एम्प्लॉयड है वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ती नहीं जा रही है तो देयर इज़ अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ दैट।
देखिए, इसको ऐसे समझे कि पूरी दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सारे सर्विसेज सेक्टर्स की तरफ जाती है। आपकी पूरी जो जीडीपी है वो 3 सेक्टर्स पे रिलाई करती है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक सर्विसेज सेक्टर है। पुराने ज़माने में जो पुरानी कदीम किस्म की कन्वेंशनल इकोनॉमीज़ थी या एंशिएंट इकोनॉमीज़ थी, उनकी स्टार्ट इसी तरह हुई थी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिलाई करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर 1930 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम चले गए तो उस वक्त ये हो गया कि इंडस्ट्री को स्विच हो गए। बहुत सारे एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती थी वो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती थी। उसके बाद चूंकि जब नॉलेज इकोनॉमी आ गई और आपको पता है कि वक्त के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों का बदल गया, तो लोगों को डिफरेंट किस्म की सर्विसेज चाहिए थी। इसलिए आप अमेरिका में भी देख ले तो आई थिंक मोर देन 70% जो उनकी जीडीपी है वो सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है। पाकिस्तान में जो वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि एग्रीकल्चरल एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद हम स्टिल एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स क्यों कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर एक अमेरिकन इकोनॉमी कि पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 2% लेबर पे रिलाई करती है और स्टिल वो सेल्फ सफिशेंट है, तो हम एग्रेरियन कंट्री होते हुए भी और 50% से ज़्यादा लेबर इस सेक्टर में होते हुए भी सेल्फ सफिशेंट फिर भी नहीं। ये क्वेश्चन है जो हमें इस पे सोचना चाहिए। अब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर उस तरह से डेवलप नहीं कर पाया। हाँ, उसकी 2-4 रीजंस है। एक तो ये है कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। एक देखिए, एक यूनिट है एक बंदे का, वो उसके 5 बच्चों में डिवाइड हो जाता है, 5 फिर 5 में डिवाइड हो जाता है। इस तरह होते होते छोटे छोटे यूनिट्स, और उसमें लेबर, चूंकि आप अगर ये गाँव देहातों में देख ले तो लोगों के पास और कोई काम नहीं है, वही ज़मीनों पे काम करते हैं। तो जो एक बंदा काम करता था वहाँ पे अभी 10 लोग काम करते हैं और उतनी ही पैदावार है उनकी, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, उनके पास ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि हम खेतों में काम करते हैं, तो इसलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी टूल्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट है। आपको अभी भी इस सख्त गर्मी में जब ये फसलें गंदम की होती है, उसको जब कटाई होती है, आप देखिए सारा सारा दिन पसीने में शराबूर, और बेचारे जो है उनको टेम्परेचर हो जाता है, कई कई दिन फिर उस बीमारी में लगते हैं उनको, वहाँ पे उसको लेबर उस वक्त नहीं मिल रहा होता। ये सारी प्रॉब्लम्स है। अगर इसके मुकाबले में आप यूरोपियन और अमेरिका में आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो उनके पास ऐसे रेडीमेड मशीनें होती है कि उसी वक्त उसको सब कुछ को प्रोसेस करके आपके हाथों में गंदम के दाने रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ना डेवलप कर लिया इसको, ना हमने ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, ना मशीनरी कंसंट्रेट कर ली यहाँ पे। तो पॉलिसी मेकिंग तो है। अब देखिए, वही जो फी एकड़ पैदावार थी वही फी एकड़ पैदावार अब तक है। अच्छा, जहाँ जहाँ जैसे अब जनूबी साइड पे जाए तो यहाँ पे बहुत सारी बंजर ज़मीनें थी, उन बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हालांकि उस पर जैतून उगाया जा सकता है जो बाहर एक्सपोर्ट्स भी किया जा सकता है, और हमारे एक्सपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट को लॉन्ग टर्म में बहुत हद तक वो टैकल करने की सलाहियत भी रखती है। अच्छा, वाटर के प्रॉब्लम्स है बहुत सारी ज़मीनों पर। ट्यूबवेल का वो एक बनाया था एक गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से पंजाब में अभी भी है वो, जो सोलर सिस्टम पे चल रहा है। लेकिन ओवरऑल कंट्री में किसी दूसरी जगह देख ले या ओवर लॉन्ग टर्म में आप तमाम गवर्नमेंट्स की सीक्वेंस में अगर प्लानिंग देखें तो बहुत सीरियस शॉर्टकमिंग आपको आएगी। तो हाइब्रिड सीड्स का प्रॉब्लम है, फी एकड़ पैदावार का प्रॉब्लम है, पॉलिसी ना होने की वजह से टूल्स जो इसमें होती है वो ऑब्सोलीट है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के लोग कहते हैं कि चलो बस सर कपा दिया है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। वो वाले जो अप्रोच है, क्योंकि मार्केट में कोई जॉब्स है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। और जैसे आपने पहले वाली बात की कि हमारी एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड, तो आप ये देखिए कि जुबली एक्सपोर्ट्स जो थे, ये टेक्सटाइल मिल्स वो अपना बंद कर रहे हैं सारा कुछ। तो टेक्सटाइल सेक्टर में 77 मिलियन तक आपकी एम्प्लॉयमेंट है। वो एम्प्लॉयमेंट अगर वो अनएम्प्लॉय हो गए वो भी इधर आ जाएंगे, तो आपके 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उधर है और वो कुछ नहीं उगा रही। ये एक सीरियस क्वेश्चन है, उसको पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। उस दिन एक गवर्नर साहब ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे कहा भी था कि हमारा माल्टा पहले बड़ा होता था, अब थोड़ा सा छोटा है। वैसे तो लोग उसको हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन टेक्निकली वो बात बड़ी सही है कि आपके इधर रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर में, स्पेशली ये सड़क के उस पार देख ले, यहाँ पे देख ले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख ले, फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख ले, इधर पेशावर वाली भी देख ले, इन सारों की रिसर्च सब होने के बावजूद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जो है हर चीज़ में, अगर उसकी इवन जो साइज़ ऑफ मैंगोज़ है या और जो हमारे फल फ्रूट्स है वो भी दिन ब दिन जो है डिक्लाइन या डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सर, प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने ये देखा था कि रेमिटेंस का बहुत चर्चा था, लेकिन आजकल जो करंट स्टेटस है अब रेमिटेंस, इट इज़ 1.8 बिलियन डॉलर्स है। सर, इट इज़ वाइज टू डिपेंड ऑन रेमिटेंस ऑन द लॉन्ग रन?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत ही हमकाना किस्म की बात थी कि आप जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेक्शन के लिए वही मनी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास चूंकि ये था कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर से मोस्टली जो लोग जाते हैं तो वो बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से जो पैसे कमाते हैं वो फॉरेन करेंसी में होते हैं और वही इस कंट्री में बेचते रहे हैं, तो इसलिए उस वजह से थोड़ा बहुत कवर हो जाता था। अभी रिसेंटली तो मेरे ख्याल से वो इसलिए हो रहा है, नॉट टू बी पोलिटिकल, लेकिन ये रीज़न है कि ये नई गवर्नमेंट जो आई थी तो बाहर के जितने लोग हैं इन्होंने शायद ये समझा है कि इनका जो राइट्स था वोट्स देने का वो इस गवर्नमेंट ने हथिया लिया है, और ये गवर्नमेंट जो है उनके मफादात के अगेंस्ट काम कर रही है। स्पेशली वो लोग जो बाहर जा रहे हैं तो वो उन्होंने वो पैसे जो डायरेक्टली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आते थे वो उसको डाइवर्ट कर लिया है, कम कर दिया है। तो ये उसकी रीज़न्स है कि रेमिटेंसेस तो किसी वक्त भी कम हो सकते हैं, और हमारी जिस तरह की जॉब्स हमारे जो यहाँ के लोग हैं उसमें से खाल खाल को निकाल ले, ये वाइट कॉलर जॉब तो है नहीं, तो ये ब्लू कॉलर जॉब्स है बेचारे, इनके मुकाबले में ये भी एक पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का देखिए कंट्री को आगे ले जाने की फ़िक्र इनमें नहीं है। अदरवाइज़ होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे लॉबिंग करते जिन जिन पोजीशन पे बांग्लादेशी या इंडियन हाई पोजीशंस पे बाहर की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए इन्होंने लॉबी कभी नहीं की। मैं खुद IMF में एक फ़ाइनल इंटरव्यू में गया हुआ था और वहाँ पे सिर्फ ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, लेकिन मुझे जो लगा तो इंडियन लॉबी की वजह से आई कुडंट मेक इट टू IMF एज सीनियर इकोनॉमिस्ट, हालांकि मेरा बाकी पैनल ने फाइनल किया हुआ था। तो इसलिए वो लॉबिंग करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, उनके लिए उस गवर्नमेंट्स के से रस्मी और बग़ैर रस्मी ऑफिशियल और अनऑफिशियल काम करते हैं, क्योंकि जब फोकस गवर्नमेंट का ये होता है कि लोगों के वेलफेयर इंक्रीज़ करना है, लोगों की खुशहाल करना है, तो फिर इस तरह के इक़दामात यहाँ नेशनल लेवल पे और बाहर इंटरनेशनल लेवल दोनों पे बड़े अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। ये जो इनकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर फोकस ही कुछ और है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यस, पॉलिसी मेकिंग, इस लिहाज से पॉलिसी मेकिंग पे देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। Sir, given the huge amount of undocumented economy in Pakistan, which is 2300 बिलियन रुपीज़ है, सर आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको हम मेन स्ट्रीम में लाना होगा? देखिए, दो तीन रीज़न्स है उसके। अगर हम बहुत सिंपलिसिटी से काम लें तो ये भी है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान है, और आप लोगों ने शायद ये भी नोट किया होगा कि ये गांव देहातों में लोग एक दूसरे से सूद पे पैसे लेते हैं, लेकिन बैंक से सूद पे पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं ये तो जो है सूद पे यहाँ से पैसे लेंगे, या फिर ये तो हराम है। और दूसरा, वो हराम है भी या नहीं है वो तो एक अलग बात है, मैं तो खुद से उसको सही से नहीं समझ रहा। वो भी एक हमारी कंट्री का होना चाहिए कि इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग देख ले कि इस चीज़ को करके। दूसरा ये है कि वो जब गवर्नमेंट ये बैंक्स जैसे ऑफिशियल जगहों पे जाते हैं तो ऑफिस में उनके अंदर एक डर सा होता है कि यार पता नहीं मैं जाऊँ, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसके अंदर चले जाए। तीसरा, इनके जो फॉर्म्स देते हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स, यार आप सिर्फ नाम लिख के कि मुझे इतना है या इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे लेने हैं और उसका ये रेट है, उसमें इतना डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, इतना स्लज है, इतना अननेसेसरीली डॉक्यूमेंटेशन काम में जो है डिलेज है कि उसकी वजह से उस सेक्टर की तरफ लोग जाते ही नहीं। एक तो ये वाली चीज़ है। तो अगर इन चीज़ों को करेक्ट किया जाए, स्लज निकाला जाए, प्रोसेस को स्मूथ किया जाए, ईजी किया जाए, लोगों की डोर स्टेप्स पे इसको लाया जाए, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की दो चीज़ें हैं। एक तो ये स्मगल्ड गुड्स जो हमारे स्पेशली इस रीजन में अफगान बॉर्डर पे आती है, उसको तो आप वाइड नहीं कर सकते, और लोग जो है अपनी ब्लैक मनी को भी वाइड करना अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंडर ही होता है। ये तो तीन चीज़ें होगी। तीसरी फाइनल जो है, देखिए डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए जो प्रॉपर प्रोसेसिंग है या डिजिटलाइजेशन है या स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके लिए तो बहुत काम इस मुल्क में करना पड़ेगा। एक दुकानदार को भी उस टैक्स नेट में लाने के लिए आपका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि पिन पॉइंट हो जाए। मैं फ्रांस में था, उधर मैं पढ़ा हूँ, तो आप यकीन कर ले वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये स्पिन जुमात जिसे कहते हैं हम, ये शेरपाव मस्जिद के साथ यहाँ पे जो आपके मजदूर बैठे होते हैं, इनका ना वाली वारिस होता है, ना इनका डेटा होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अलावा इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ भी नहीं होता, ना किसी को पता होता है। वहाँ पे क्या है कि एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के पास ये सारे रजिस्टर्ड होगी, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, इनके पास हाई स्किल है, इनके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं व्हाटसोएवर, इसका नाम तो होगा ना, आईडी कार्ड नंबर तो होगा ना। इस फॉर्म के पास अपना डेटा दे देते हैं, और जो भी बंदा घर में काम कर रहा हो, वो कारखाने में काम कर रहा हो, वो
खेत में काम करवा रहा हो, उसको मजदूर चाहिए, तो उस फर्म से वो कांटेक्ट करेगा कि मुझे इतने बंदे चाहिए और इस स्किल के चाहिए, तो वो उनको फिर फ़ोन कॉल करता ही। इससे होता है कि सारा डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, सारा प्रोसेस, उससे कितना टैक्स उस बंदे पे लग गया जिसने इनसे ये काम लिया, इनके जो हेल्थ की सहूलतें हैं वो कौन पे करेगा, पर डे के हिसाब से होगा, घंटे के हिसाब से होगा, ये सब। हमारे यहाँ कोई इस तरह का सिस्टम है ही नहीं। दूसरी बात ये है, हमारी कंट्री में जितना डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड को अनडॉक्यूमेंटेड ही रहने दें। यस, देयर इज़ अ ह्यूज पोर्शन, और उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, और ग्रास रूट लेवल से। ये जो मैं कहता हूँ एजुकेशन इसके लिए भी बड़ी ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके लिए भी ज़रूरी है। उसके लिए भी आप देखें, एक इससे रिलेवेंट एक और बात भी आई, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आजकल गवर्नमेंट ने ये एक शोशा छोड़ा हुआ है कि बाहर के मुल्कों में तो खुद जो है अपनी रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़, और यहाँ पे नहीं। देखिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो है दे आर द हब ऑफ इन्वेंशन और इनोवेशन। वहाँ पे रिसर्च इसलिए होता है कि उस मुल्क में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे होते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का 10% कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाएंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे बेहतर बनाएंगे, लोगों में इसको ज़्यादा मतलब पजीराई कैसे मिलेगी, और वो उस सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से रिसर्च होती है। उन सारा जो फंड्स उसके लिए वो मुख्तस करते हैं, वो यूनिवर्सिटी को देते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स भी है, आपके पास फ्रेम भी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आप हमें ये रिसर्च करवा के दें। यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटीज़ हब ऑफ इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेपर पब्लिशिंग वो बन गए हैं कि मुझे इसकी वजह से प्रमोशन मिल जाएगी। 10 पेपर 5,000 के हिसाब से, 15,000 के हिसाब से, 50,000 के हिसाब से रेट लगे हुए। एक तो ये वो चीज़ इन्होंने कम्प्लीटली जो है साइड पे रख ली है। दूसरा, इस तरह के आपके पास कितने ऑर्गेनाइजेशंस है, कितने फर्म्स है, कितनी कंपनीज है जो अपने बजट का जो एक्सपेंडिचर का 10% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मुख्तस करते हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल की ज़रूरत है इस सोसाइटी में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि उसका फुकदान नज़र आता है। सर, आपके ख्याल में बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर चल सकता है कि नहीं, और आईएमएफ के अलावा कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है पाकिस्तान के साथ पास? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसकी बहुत डिटेल्स। देखिए, पहले तो आईएमएफ के मैकेनिज़्म को समझना, फिर इस मुल्क में आईएमएफ के हवाले से जितना हु एंड क्राई है, क्या वो फंडामेंटली सही है या नहीं है, क्या आईएमएफ कुछ कंट्रीज़ में हालात ख़राब करने का ज़िम्मेदार है, ये सारी चीज़ें के दोनों पहलू हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल दे दूँ, देखिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम जब से आया था 1941 के, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था, तो उस सिस्टम के अंदर फिर ये आईएमएफ भी आ गया। और फंडामेंटली पहले तो सिर्फ ये मॉनेटरी रिकरेक्शन का मसला था कि जिन कंट्रीज़ में ये बजट के हवाले से प्रॉब्लम्स है, तो उनको करेक्शन के लिए एक फ़ंड बनाया गया जो उस वक्त के वेल ऑफ कंट्रीज़ ने बना दिया था। और अगर आप देख लें तो शुरू में जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, तो उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वेस्टर्न यूरोप के अलावा मेरे ख्याल से और कंट्रीज़ नहीं थी, और उसके बाद ये सब तक फैलाया गया। अच्छा, ये फ़ंड जो है, ये आईएमएफ जो है, ये 3 तरह से काम करता है। ये एक सर्वेलेंस करता है आपकी इकोनॉमी का, एक टेक्निकल असिस्टेंस देता है, और तीसरा जो है वो मॉनेटरी करेक्शन या आपको फंड्स प्रोविजन करता है। अब ये एक बैंक की तरह काम करता है। जैसे बैंक को चाहिए कि आप अगर बैंक के पास अभी जाएं और उनको कहें कि मुझे जो है इतने पैसे चाहिए, तो वो आपसे 2-4 चीज़ें तो मांगेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसमें एक ये है कि कितना आप उनके पास जो गिरवी रखते हैं, जिसको मॉर्गेज हम कहते हैं, आप उसके पास क्या गिरवी रखेंगे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आपसे वो कहाँ से वसूली करें। सेकेंडली, आप उनको उसका एक रिटर्न प्लान भी देंगे कि आप जो है ये चीज़ें इस अंदाज में करेंगे, ठीक है। और तब या मेरे पास ये प्लान है कि मैं इस बिज़नेस को चला रहा हूँ और मेरा रेट ऑफ रिटर्न इतना है, आप मेरा पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लें, चूँकि अभी हमारी प्रोडक्शन इतनी हो रही है तो पर यूनिट के हिसाब से मुझे इतने पैसे आएंगे, तो आई विल बी कैपेबल कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट या ईयरली जितना मुझे आई एम सपोज टू पे बैक वो मैं कर सकता हूँ, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सर्विस, ठीक है। अब ये वाली बात आईएमएफ भी वैसे ही करती है। आईएमएफ आपको बताती है कि जी आप ऐसे करेंगे कि मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ, इस साल में या 2 साल में या 5 साल में, या आपने वापस करने हैं, और इस अंदाज में वापस करने हैं कि आपने 5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी की
आप बढ़ा दें, क्योंकि सर्वेलेंस तो वो करते हैं हर इकोनॉमी का, उनकी पूरी टीम है। तो 5 रुपये बिजली की मद में हर यूनिट बढ़ा दे, पेट्रोल पे आप लेवी रख दे या टैक्स कर ले, इतना कर ले, गैस की प्राइस इतनी बढ़ा दे, तो देखिए आपके मुल्क में टोटल इतनी कंजम्पशन होती है बिजली की, इतनी कंजम्पशन होती है गैस की, इतनी कंजम्पशन होती है पेट्रोलियम की, तो आप यहाँ से हमें दे सकते हैं। ये पॉलिटिशियन वहाँ पे जाके वाह वाह करते, साइन करते, बड़े खुश होते, इधर आके कहते हैं IMF ने सारा काम खराब कर दिया। ओ भाई, IMF ने आपकी गर्दन पे पाँव रखा था। ये तो नॉर्मल हो गया कि IMF तो ऐसे ही करेंगे, दैट इज अ फंड, और वो फंड जो बैंक की तरह काम करता है वो ऐसे ही करेगा, आप इसको प्लेन देंगे। IMF ने बहुत सारी गलती की, मैं क्रिटिक रहा हूँ IMF का, और मैं इसलिए रहा हूँ कि IMF जो है वो लोगों की आइडियोलॉजीज़ को देख के ये काम करती है। और अगर आप देखें कि ये जो इनका एक है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, तो ये जो वाशिंगटन कुछ नाम है इसका, पता नहीं उसका वाशिंगटन अप्रोच है, पता नहीं किस तरह का कुछ नाम है, उसके अंडर काम करती है। तो दिस इज टेक्निकली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका, ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज टेक्निकली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका। सेकेंडली उसमें ये बात है कि ये लोगों की आइडियोलॉजीज़ को देख के फिर उनको करती है। जैसे अगर इजिप्ट के लिए उनका एक कानून है तो इनका इंडोनेशिया के लिए दूसरा कानून होगा, और अगर आप कम्युनिस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक और तरह से तारीफ हुआ। तो इन्फ्लुएंसिंग, आपका नज़रिया, आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करना, दिस इज़ वे टू डिज़ास्ट्रस। तो उस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि इसके कंसोर्शियम, मैं अभी खुद समझता हूँ कि जैसे पेरिस क्लब था या बायलैटरल आपकी जो दूसरी कंट्रीज़ आपको कर्जा देते थे, इस तरह से कंसोर्शियम बनेंगे अभी, क्योंकि अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये भी एक बात आई हुई है कि लोग जो है आपस में ट्रेड के लिए डॉलर से हट के चीज़ों दूसरी करेंसीज को ला रहे हैं। जैसे आप रूबल देके रशिया का, या युआन देके चाइना का है, चाइना और सऊदी अरेबिया का कुछ माहिदा भी हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी है, तो ये कंसोर्शियम बनेगा, बहुत सारी कंट्री उसमें आएंगे, और फिर शायद वो एक अल्टरनेटिव फॉर द टाइमिंग चाइना उसके मुकाबले में, IMF के मुकाबले में। हालांकि आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट IMF में आजकल चाइना की है, लेकिन स्टिल चाइना का अपना भी एक है कि चाइना जो है वो भी लोगों को कर्जे देता है, लेकिन चाइना का इंस्टीट्यूशनल फ्रेम ना होने की वजह से वो आपको किसी भी वक्त कह सकते हैं मैं नहीं देता आपके पास ये पैसे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चाइना जैसे गवादर के लिए हमने उनसे बड़े पैसे लिए हुए, आपको ये जान के हैरत होगी कि 91% ऑफ रेवेन्यू जो गवादर का है वो चाइना को जा रहा है, सिर्फ 9%, 91%, सिर्फ 9% आपको आ रहा है। और इस तरह से वो कुछ एसेट्स भी खरीदते हैं कंट्रीज़ की। IMF ये नहीं करता, लेकिन IMF ये तो करता है कि अगर आपने 1% ऑफ डेट जो है अपना वो चाइना से लिया हुआ है, तो आप 6 कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, 6 परसेंटेज पॉइंट जो आपकी एलिजिबिलिटी है IMF से वो कम हो जाती है। उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि आप इस तरह से रखें। दूसरा, चाइना में ये है कि वो कुछ कंडीशनलिटी उनकी डिफरेंट होती है कि आप इस टेक्नोलॉजी में करेंगे, ये वाला लेबर यूज़ करेंगे, ये वाली डेवलपमेंट इससे करेंगे। लेकिन अगर IMF की देख ले तो उनकी कंडीशनलिटी इस लिहाज से डिफरेंट है कि वो आपकी कंडीशन सख्त सख्त करते हैं कि आपने इस पे टैक्स इम्पोज करना है, यहाँ से ये पैसे निकालने। अब जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई हो, और जैसे हमने शुरू में कहा कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन आपकी बहुत महंगी है, इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट डिटेरियोरेट हो रही है, तो अगर हम IMF की मांगे तो फर्दर डिटेरियोरेट हो जाएगी, और ये स्पिराल जो है ये बढ़ता जाएगा। आप उधर कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे के लिए आप नई कंडीशन लगा रहे हैं, उस कंडीशन की वजह से आपके इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है उसका सत्यानाश हो रहा है। तो ये सारा तो है, जैसे चिली में देख ले उसकी नाकामी हुई, अर्जेंटीना में देख ले इसकी IMF के फंड्स की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा खराबियाँ हुई, बोलीविया में देख ले बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो गई, स्पेशली 1992 से इन्होंने जो टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पे जो रोल अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद तो कोई भी कंट्री वो उसे नहीं निकाल सकी। और लेकिन देखिए IMF आपको एक प्लान भी तो देता है कि ये प्लान है, आप इसको अडॉप्ट करें और इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो आप निकल जाएंगे। 91 में इंडिया ने इनसे पैसे ले लिए, उन्होंने कहा हम नहीं लेते। जब ये एशियन क्राइसिस हो गई 97 में, ये ताइवान और मलेशिया और चाइना का, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम मजीद पैसे IMF से नहीं लेंगे, हम खुद से चीज़ों को करेक्ट करेंगे। आपके लोग, आपके पॉलिटिशियन, आपके इलीट्स, आपके कर्ता धर्ता, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन योर कंट्री, ये वहाँ से पैसे लेते हैं तो बड़ी खुशी खुशी साइन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे आते हैं तो इसमें करप्शन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, रेड टेपिज्म है, और फिर वो सारी चीज़ें जिस कंट्री में जिस अंदाज में उसकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, दैट इज़ क्वेश्चनेबली स्लोपी। और उस वजह से अगर हम ये कहें कि इसमें हमारी खराबियां हैं तो हम बचाएं। अब इसमें बहुत सारी और भी बातें हो सकती है, लेकिन
एक तो IMF का करंटली एक आप रोल क्या है। समझते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं IMF के बगैर जिंदा पाकिस्तान? क्यों नहीं रह सकते, हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि अगर जैसे लास्ट में चाइना में ना आपको कहा एक अल्टरनेट है आपके पास। चाइना ने अक्टूबर 2022 में जब हमारी क्राइसिस बढ़ गई तो चाइना ने रिफ्यूज़ कर लिया, क्योंकि उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेम नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि आपको ज़रूर पैसे दे। IMF कहीं ना कहीं उसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम है टू सेव द कंट्रीज, वो जो है उसको थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट करता है। अब हर कंट्री के लिए अलग है, उसमें 2-3 खराबी है, इन्होंने खुद भी वो मानी है। जैसे अगर 2020 में ये जो क्राइसिस हुई थी कोरोना की, इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ डेट करेक्शन इन्होंने कुछ कर ली, या पावर्टी रिडक्शन के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो करेक्ट की कि यहाँ से हमें गलती हुई है, ये खुद मान गए। या जैसे अभी ये बड़े डोमिनेटिंग भी है ना, आपको ऑर्डर करते हैं ये आपने ऐसे करना है, ये आपने ऐसे करना तो ये पड़ेगा। मैंने जो शुरू में कहा, शॉर्ट रन में आपके पास एज सच कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो फंड्स आप इतनी मुसीबत से बाहर से लेते हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली आप अगर इस्तेमाल करेंगे, वो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, लॉन्ग टर्म में अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, एजुकेशन को फोकस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, और इस कंट्री का जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करेंगे। आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाए, आप डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को देखें। या आप लोगों ने क्या छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए हैं, किसी दुकान पे बैठा हुआ है, कोई गाड़ी खरीदो फिरोख्त रहा है, कोई ज़मीन इधर आपने ले ली, उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने ए को दे दी, ए ने बी से ली, बी ने सी से ली, सी ने, इस तरह से चलता रहता है और प्राइस बढ़ती चलती है। इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी को फोकस करेगा, वो एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म में करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रॉपर करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट फैक्टर देना पड़ेगा। और आपको जो है ये करप्शन और इस तरह की चीज़ें, हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे ये आप देखें कि एक तरह के लोग हैं, वो लैंड क्रूजर से कम पे नीचे सफ़र नहीं करते, वो जहाज़ या हेलीकॉप्टर से नीचे जाते नहीं है। दूसरे साइड पे जिस पे सालों सालों इनके पाँव में जूती नहीं है, उनके बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके सर को ढांपने के लिए कोई छत नहीं है। तो ये दो डिवीजन कैसे है? आप देखें हमारी जो इलीट्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो डायनास्टीज है इनको ज़रा आप देख लें, इनके बच्चों को देख लें। ये जो कहते हैं कि इलाज बाहर करवाना है, कारोबार बाहर करवाना है, स्टडी बाहर करवानी है, रूल यहाँ पे करना है, हमने ऐसे ऐसे मेकअप करने हैं, ऐसे ऐसे सर्जरीज करने हैं, ऐसे ऐसे खाने हैं, ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टरों में जहाज़ों में ढूंढने, और ये इस तरह का मुंह लेके फिर जाते हैं। और इतनी एक्स्ट्रा वेगेंट कंजम्पशन, एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर आपकी कंट्री का, जो ये आप रोड पे देख लें कि किस तरह पेट्रोलियम, आप कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ज़्यादा है, जरा रोड पे देख लें, 260 रुपये पे मेरे ख्याल से 273 तक पहुंच गया था, कुछ अभी सुना है कि कम हो गया। इसमें पेट्रोल है लेकिन तल दरने की जगह नहीं है। ये सारे आपकी खर्चियाँ, इनकी ये प्रिंस और प्रिंसेसेस के करतूत, जहाज़ों में, हवाई जहाज़ों में चलने वाले, इनको देख के IMF आप खुद हैरान है कि भाई ये किस चक्कर में। तो असल में ये है कि ये जो आपकी इस तरह से द रिच आर बिकमिंग रिचर इन पुअर आर बिकमिंग पुअरर, ये वाली जो चीज़ें हैं इसको टैकल करना और प्रॉपर प्लान करना, और ये जो आवे आवे कुर्सी का खेल जो है ना, इसको थोड़ा सा लगान देना पड़ेगा। अदरवाइज ये मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है उस तरह टेक्निकली, और अनाउंस ये नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिट रेटिंग की बुनियाद पे बहुत कुछ ख़राब हो गया। अब क्रेडिट रेटिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो किस तरह से होती है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जब ये क्रंच आया था 2007 में, तो Coming to उसमें the भी last question, how do you see the future of Pakistan in the coming 10 years? अगर आई एम नॉट पेसिमिस्टिक और पेसिमिज्म को मैं अब मेरी बात से या मेरी स्टेटमेंट से पेसिमिज्म नहीं बढ़ती, तो आई वुड से वेरी डार्क। ठीक है, बहुत डार्क, अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपरली इन चीज़ों को करेक्ट करें, क्योंकि आपके बैलेंस का पेमेंट का मसला है, आपका डॉलर जो है कंटिन्यूसली वो अगेंस्ट रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब ये देखिए कि लास्ट 5 मंथ्स में जो आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ वो हिस्टोरिकल लो पे, और उसके मुकाबले में बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो हिस्टोरिकली हाई है। तो इस तनाजुर में आप देख लें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि जो मुल्क हमसे जुदा हुआ था और हम उनको टक्का टक्का कह के छेड़ा करते थे, वो लोग हमसे आगे निकल गए। आपकी महंगाई जो है ना, अभी मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल फिगर्स है वो कह रहे हैं कि 22 to 23% पे जा रही। आपकी ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2% से नीचे की तरफ जा रही। तो ना आपके पास ग्रोथ है, ना एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स की अबंडेंस है, रुपये आपकी डिप्रिशिएट हो रही है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। आपका बैलेंस ये जो वो है फिस्कल डेफिसिट है, वो 115% से तजावज़ कर गया। आपके जो डेट सर्विसिंग में आप पैसे दे रहे हैं वो 40%, तो सिर्फ आप जितना रेवेन्यू है आपका और जितना आपका खर्चा है, वो ऑलरेडी खर्चे ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। उसके लिए जो आप कर्जा लेते हैं उसमें से 40% तो आप सिर्फ डेट सर्विसिंग या पुराने कर्जों के जो सूद है वो उतारने में लगा देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी आपको उम्मीद नहीं नज़र आती। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ को पूरी रिवाइवल की ज़रूरत है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा रिवाइवल की ज़रूरत है, आपकी जो नेशनल प्लानिंग है उसको पूरा रिवाइव की ज़रूरत है, आपको जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तब जाके ये होगा, खर्चे कम होगी, ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करना होगी, और जो तफरीक है ऊपर नीचों का ये ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। सर, थैंक यू वेरी मच, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।